हाई क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन गाइस। अब रिलेशन में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लिया है, ट्रांजिटिव देख लिया है, सिमेट्री देख लिया है, एंटी सिमेट्री देख लिया है, असिमेट्री देख लिया है, इनवर्स रिलेशन देख लिया है। ये सारे रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। लास्ट रिलेशन बचा आपके पास में विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा कौन सा रिलेशन होता है? ऐसा रिलेशन, ध्यान से सुनना, ऐसी इक्विवेलेंस क्लासेस भी होती हैं। अभी मैं इक्विवेलेंस रिलेशन समझा देता हूँ आपको। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है, ध्यान से सुनना, जो सारे हो। मतलब कौन सा रिलेशन अपने पास? मेन अपने पास है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद सिमेट्री है और फिर है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तो तीनों फंक्शन हो, है ना, तीनों रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा कौन सा रिलेशन होगा? मैं आपको भी दो एग्जांपल बता भी चुका हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो उससे पहले वाले वीडियो में जब मैं ट्रांजिटिव बता रहा था तब मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये दोनों एग्जांपल आपके पास एनसीईआरटी में हैं, तो वो एक्चुअली इक्विवेलेंस के ही एग्जांपल है, इसलिए वो ट्रांजिटिव भी थे। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है अपने पास में दैट T1 एंड T2 रिलेशन इन T1 एंड T2 डिस्क्राइब सच दैट T1 इज सिमिलर, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T1 T2 आर द ट्राइंगल्स, है ना। वी हैव T3 ट्राइंगल एज वेल, तो वो सेम प्रॉपर्टी वो भी फॉलो करेगा दैट T1 इज सिमिलर टू T3। ये भी दे रखा है आपको, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर आपको डायमेंशंस भी गिवन है, तो यू कैन फिगर आउट दैट दे आर एक्चुअली सिमिलर। लेकिन इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? देखो, सच दैट T1 सिमिलर टू T2। तो अब जो वैल्यूज निकालेंगे अपन कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से गाइस, इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आप ट्राइंगल बना लो। ये मैंने 3 ट्राइंगल बना लिए इधर, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है, तीनों ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल अगर किसी और के सिमिलर है, उससे पहले वो खुद के सिमिलर तो होगा ही ना। अगर मैं ऐसा ही, ये ट्राइंगल है, इसके जैसे बिल्कुल क्लोन इसका एक और ट्राइंगल यहाँ पर रख दूँ और उसका नाम भी T1 रखूँ, तो क्या वो उस T1 के सिमिलर होगा? डेफिनेटली होगा। कैसे? मैंने एक ट्राइंगल लिया जिसके डायमेंशन है 3, 4, 5 लेट्स से, है ना, तो एक और ट्राइंगल लिया, उसके डायमेंशन भी 3, 4, 5 है, तो क्या उसके सिमिलर हुआ? एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों? कॉन्ग्रुएंट हुआ। सिमिलर तो छोड़ो, अगर सेम टू सेम ट्राइंगल है तो सिमिलर तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये खुद के सिमिलर हुआ, ये भी खुद के और ये भी खुद के। तो मेरे पास में T1, T1, T2, T2, T3, T3 पेयर बन रहा है। अगर ये पेयर बन रहा है तो ये फंक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, है ना। अच्छा, सिमेट्री पे आते हैं। स्टार्टिंग में आपको जो फंक्शन गिवन है, जो रिलेशन गिवन है उसमें T1 और T2 ही है ना। उसमें आपको जो क्वेश्चन है उसमें T1 और T2 गिवन है। ये T3 मैंने लिया है आपके लिए, क्योंकि जब आप इसको ट्रांजिटिव बनाओगे तो ये T3 आपको अलग से नहीं लाना पड़ेगा, यू कैन यूज इट फ्रॉम हियर। ओके, तो अपने पास में जो T1 और T2 है उसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो क्या T2 भी T1 के सिमिलर होगा? एग्जैक्टली। अगर ये इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर होगा ही ना। तो दैट मीन्स सिमेट्री भी प्रूव हो गई। कैसे? T1, T2, T2, T1। तो सिमेट्री के लिए आपके पास में T1 ये R1 रिलेशन था, ये R2 रिलेशन है, या मैं इसको RR लिख देता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं इसको RS लिख देता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। T1, T2 एंड T2, T1 ये दोनों पेयर अवेलेबल हैं इस रिलेशन के अंडर, ठीक है। तो अपना ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्री भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। आपको समझ आ गया होगा अब तक तो कि ट्रांजिटिव हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। T1, T2, T2, T3, ठीक है। T1, T2 से स्टार्ट होने वाला T3 है, तो T1 और T3 भी होने चाहिए। चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। T1 T2 के पैरेलल सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या T1 T3 के सिमिलर होगा? एग्जैक्टली। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, सिमिलरिटी। 10th क्लास में सिमिलरिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। हमको पता है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं आपस में, और दोनों में से किसी भी ट्राइंगल के, मैं ये नहीं कह रहा T2 के ही सिमिलर है, दोनों में से किसी भी एक के अगर थर्ड ट्राइंगल सिमिलर है तो वो दोनों के सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट के भी सिमिलर है, सेकंड के भी सिमिलर, मतलब तीनों आपस में सिमिलर। तो T1 T2, T2 T3 और T3 T1 भी अपने पास अवेलेबल है। दैट मीन्स ये जो अपने पास रिलेशन है, ये तीनों रिलेशन है। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन हैं तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? यस,
दिस इज द कंडीशन वी नीड टू फॉलो। तो ये जो कंडीशन अपने पास में है वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन है, और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस। अच्छा, सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस का। वो लास्ट, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आई गेस इसका, उसके बाद शायद एमसीक्यूज है इसमें। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल लाइंस की, तो 3 पैरेलल लाइन है, L1, L2, L1, L2 and L3. Now this relation is once again in the same manner established as L1, L2, ये 2 लाइन से, so that L1 is parallel to L2। ठीक है, ये रिलेशन है अपना। अब इस रिलेशन को इन तीनों लाइन्स में आपको सेटिस्फाई करना है। चलो चेक करते हैं। L1 L2 के पैरेलल है, तो L1 L1 के तो पैरेलल हो गई, L2 L2 के पैरेलल हो गई, L3 L3 के पैरेलल हो गई, तो अपना रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया ना। ये लाइन खुद के तो पैरेलल होगी, तो अपने पास L1 L1, L2 L2, L3 L3, अपने पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो L1, L1, L2, L2 एंड L3, L3 आ गए। ठीक है, ये सारे रिलेशन आ गए, तो अपना ये जो एलिमेंट, सॉरी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अपन बात किसकी करेंगे, सिमेट्री की। तो सिमेट्री रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सिमेट्री रिलेशन के लिए L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होना चाहिए, डेफिनेटली होगा। तो L1, L2 एंड L2, L1, ये दोनों रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए, तो अपना ये सिमेट्री भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन इज, अगर L1 L2 के और L2 L3 के, तो L1 L3 के पैरेलल होना चाहिए, डेफिनेटली होगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल होगी ही होगी, तो दे आर इक्विवेलेंस रिलेशन वंस अगेन। तो समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है? ओके, दिस वाज द इक्विवेलेंस रिलेशन गाइस। इसके क्वेश्चन भी देख लिया आप लोगों ने, इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब अपन आते हैं इन क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें दिमाग अब आपको लगाना है। चलो दोनों क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है A रिलेटेड टू B, A और B का मतलब है A और B के अंदर रिलेशन है R। वो R रिलेशन क्या है, ये A माइनस बी मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव है क्या। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक भी है तो आपको बताना है। जस्ट टेक टाइम गाइस, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। 2 मिनट का टाइम अपने अलार्म में लगा लेना, मेरा वेट मत करना। ठीक है, चलो हुआ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। A related to B, A minus B modulus of A minus B should be greater than 1/2। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं कोई भी वैल्यूज लेता हूँ, जैसे A की प्लेस पे मैंने 1 ले लिया, B की प्लेस पे मैंने -1 ले लिया, माइनस इस पे +1 ले लेते हैं, इस पे -1 और C पे मैंने 1/2 ले लिया। ये 3 वैल्यूज ले ली, मैं इनको यहाँ पे पुट करूँगा, चेक करूँगा आंसर मेरे पास आ रहा है क्या नहीं। चलो, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से डिवाइड होना चाहिए, सॉरी खुद से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। दैट मींस आप B की जगह मुझे क्या रखना है, A ही रखना है। तो A माइनस A अगर करूंगा तो क्या आएगा, 0। क्या 0 का मॉडुलस 1/2 से बड़ा होता है? 0 1 से बड़ा, 1/2 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो अपना सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, क्योंकि उस साइड का आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है सबसे पहली बात। तो दूसरा अपन बात करते हैं कि क्या ये सिमेट्री है। सिमेट्री के लिए देखो A माइनस बी अगर 1/2 से बड़ा है तो B माइनस A भी 1/2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर A माइनस बी है ना, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब A, B एक पेयर होगा। जैसे 1, ये 1 और -1 ले रहा हूं ना मैं, तो 1 और -1, आंसर कितना आएगा, 1 - 1, सॉरी -1 है नहीं, 1 - -1, तो कितना हो जाएगा 2। मॉडुलस ऑफ 2 ही रहेगा, तो क्या ये 1 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा है, एग्जैक्टली 1/2 से बड़ा है। तो ये 1, -1 तो आ गया अपने पास रिलेशन में। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, या फिर मैं इक्विवेलेंस वाला रब कर देता हूँ। ये नोट कर चुके होंगे आप लोग, नहीं कर रहे तो वीडियो पॉज करो अभी और नोट कर लो। चलो मैं दिखाता हूँ। देखो उस वाले में अगर आपके पास में सिमेट्री है, तो सिमेट्री के लिए रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे पास में 1, -1 तो है, -1, 1 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्री बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कोई भी वैल्यूज रखता हूँ। देखिए 1, -1 अगर रखूंगा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 अगर आ रहा है आंसर। हाँ, एक और चीज़, कई बार बच्चे मेरे को ये भी बोलते हैं कि सर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ 1/2 नहीं आ रहा है तो गाइस जब तक यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो इसके कंडीशन सेटिस्फाई होने का कोई सेंस नहीं है।
ध्यान से सुनना, आपको गिवन कंडीशन क्या है, दिस इज द गिवन कंडीशन एंड दिस इज यू नीड टू प्रूव। तो आपको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको ये चेक करनी है। जैसे अगर मान लो दो चीज़ों का सब्ट्रैक्शन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉडुलस लगाने का मतलब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनना, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में बहुत डिफरेंस है। कैसे? अगर मैं 5 - 2 करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 3। 5 - 2 का डिफरेंस कितना है 3, लेकिन 2 - 5 करूंगा आंसर कितना आएगा -3। इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अभी भी 3 है। ये दूसरे से कितना डिफर है, 3 डिजिट डिफर है ना। अब वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, डिफर तो 3 डिजिट है ना। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। आप नेगेटिव को कंसिडर नहीं करते है ना, तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकाल रहे हो। तो अगर मैं ऐसी दो वैल्यूज ले रहा हूँ जिनका पॉजिटिव में डिफरेंस 3 है, तो नेगेटिव में भी डिफरेंस तो 3 आएगा, समझ गए। तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू रख लो आप, अगर ये 1/2 सेटिस्फाई पॉजिटिव में हो रहा है तो नेगेटिव में भी होगा ही होगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, चलो। तो अगर 1 - 1 सेटिस्फाई है, तो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया इसी को कंडीशन को प्रूव करने के लिए। तो 1, -1 अगर है तो -1, 1 होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ये सिमेट्री तो है। ओके, सो दैट मीन्स ये सिमेट्री है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैंने 3 वैल्यूज ले रखी हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव नहीं आएगा, इसी वैल्यू के अंदर ट्रांजिटिव नहीं आ जाएगा। तो मैंने ये 3 वैल्यूज लेके शो कर दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ओके। आप किसी और वैल्यू को ट्रांजिटिव आ जाए तो मान लेना, लेकिन किसी ये सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए ना। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। चलो, ट्रांजिटिव कैसे होगा? अच्छा, a - b, b - a तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन b - c करना है ना अपन को। चलो, a - b ग्रेटर देन a - b तो हम चेक कर चुके हैं, ये ना a - b इज ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट b - c। c की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो -1 - 1/2 अगर मैं सेटिस्फाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा -3/2। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, 1/2 से। लेट्स टॉक अबाउट a - c। मैंने a - b, b - a दोनों चेक कर लिए, दोनों काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारी कंडीशन थी कि a - b, b - c होना चाहिए, तभी अपन c - a चेक करेंगे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो तो प्रॉपर है। अब आपको शो कर रहा है कि a - c है या नहीं है। तो a - c के लिए a कहाँ से पिक करोगे, a अपन पिक करेंगे ये, और c अपन पिक करेंगे ये। तो 1 - 1/2 का मॉडुलस करोगे 1/2। क्या 1/2 का मॉडुलस 1/2 से ग्रेटर है? नहीं, इक्वल है, ग्रेटर नहीं है ना। जैसे 2 से बड़ा थोड़ी होता है, इक्वल होता है ना। तो सिमिलरली 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। दैट मींस a, ध्यान से सुनना, a, b था, b, c भी था, a, c नहीं है। ठीक है, a, b था, सेटिस्फाई कर रहा था, b, c भी सेटिस्फाई कर रहा था, a, c सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मींस ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है ये ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। दैट मींस ये ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलो लास्ट आते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है, a और b, a रिलेटेड टू b सच दैट इफ a डिवाइड्स b देन a b इज नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करो जल्दी से गाइस, वंस अगेन टेक अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स। हो गया, चलो। a डिवाइड्स b, a, b इज नेचुरल नंबर। मैं एक बार फिर से इसको नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर लो। हाँ, तो अपन को क्या क्या चीज चेक करनी है? अपन को सबसे पहले चेक करना है सिमेट्री, फिर अपन को क्या चेक करना है? अपन को चेक करना है, सबसे पहले अपन को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फिर सिमेट्री एंड देन ट्रांजिटिव। तो मैं रिफ्लेक्सिव यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या है देखना, रिफ्लेक्सिव फंक्शन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है दैट b की जगह a लगा दो तो a डिवाइड्स बाय a को डिवाइड करेगा क्या? हाँ, डेफिनेटली डिवाइड करता है। a से काट तो आंसर बना जाएगा। आप a की जगह कुछ भी रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो। 2 डिवाइड बाय 2 1, 3 डिवाइड बाय 3 1, तो 3 को डिवाइड करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो अपना जो ये फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अब अपन बात करते हैं सिमेट्री की। ध्यान से सुनना, आधे बच्चे तो देख के समझ गए होंगे कि सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि b भी a को डिवाइड करे। जैसे मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 1, आंसर 3 आ रहा है मेरे पास में। 1 डिवाइडेड बाय 3, आंसर ला के दिखाओ। नहीं डिवाइड कर रहा ना, वी हैव टेकन द नेचुरल नंबर। 1 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 तो हो रहा है, लेकिन b डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 आ रहा है। मींस a, b अवेलेबल है, b, a अवेलेबल नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं है। तो वी डोंट हैव दिस सिमेट्री अवेलेबल इन दिस रिलेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव की। क्या चेक करना है? देखो ट्रांजिटिव है या नहीं है, लगाओ दिमाग। जिसने लगा चुका है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया दे देखो। अगर a b को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स b अपॉन a गिव्स अस अ वैल्यू, c अपॉन b गिव्स अस अ वैल्यू, तो क्या c अपॉन a एक वैल्यू देगा? देगा।
ट्रांजिटिव होगा ये, बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने कोई वैल्यूज ली है, अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसको मैं कुछ इस तरह से सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लो मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 10 से, रिड्यूसेस बाय 2, ठीक है। मैं फिर 20 को डिवाइड करता हूँ 10 से, रिड्यूसेस बाय 4। तो क्या मैं 5 को 20 से डिवाइड कर सकता हूँ, या 20 को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? डेफिनेटली विल गेट द आंसर 4, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, I'm sorry। तो दैट मीन्स अगर 10 5 से डिविजिबल है, 20 10 से डिविजिबल है, तो 20 5 से भी डिविजिबल होगा। ध्यान से सुनो, अगर 20, ध्यान से सुनो, ये फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो ना, फैक्टर्स बना के भी तो कर सकते हो। जैसे अगर कोई वैल्यूज़ है, ध्यान से सुनो, मेरे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास आंसर आता है। तो अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो भी आंसर आएगा। तो एक्स क्यूब का फैक्टर ये एक्स भी तो है, तो दैट मीन्स एक्स क्यूब से एक्स भी तो डिवाइड हो जाएगा। अब एक्स की जगह आपको भी वैल्यू रख लो। बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ये एक्स की पावर में ले लिया इसलिए तो आंसर आएगा ही आएगा, कोई और वैल्यू लो। चलो कोई और वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई लूँ और इसको एक्स से डिवाइड करूँ, मैं ए वैल्यूज क्यों ले रहा हूँ, एक्स वाई क्यों ले रहा हूँ? मेरे को डिवाइड करना है ना, मेरे को ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तो बनाना है ना। ये बनेगा तभी तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ए कॉमा सी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तो बनाना पड़ेगा, फिर अपन चेक करेंगे ए कॉमा सी। चलो, तो x से x कट गया, y आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जो x y से डिविजिबल हो। ध्यान से सुनना, मैं कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जो x y से डिविजिबल हो। y स्क्वायर, y से y कट गया, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना, समझ गए? कंप्लीटली डिविजिबल थोड़ी है। y स्क्वायर ले लो, y से y कट गया, y अपॉन x आंसर आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल थोड़ी है। तो कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए एटलीस्ट ऊपर एक ना एक x तो होना ही चाहिए। तो इसको आप वाई स्क्वायर लिखना चाहते हो, लिखो, शौक से लिखो, लेकिन x लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है। तो x से x कैंसल्ड, s से ये कैंसल्ड, आंसर आ गया y। तो अब जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स इसमें हैं, इसके फैक्टर्स इसमें हैं, तो इसके फैक्टर इनडायरेक्टली इसमें ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो चलो, तो अब ये जो वैल्यूज है वो एक्स वाई स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा विल डेफिनेटली गेट द वाई स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये फंक्शन ट्रांजिटिव होगा ही होगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं और ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में। एनसीईआरटी तो बड़ी बड़ी है इनसे, ठीक है, जल्दी नोट करो गाइस। ओके, सो गाइस नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। अब हम रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, अब हम फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कुछ एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर जल्दी कर लोगे तो फंक्शन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोज इन्फॉर्मेशंस आर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी वंस अगेन जैसे मैंने उससे पहले रिलेशन से पहले थोड़ा ब्रीफ दिया था वैसे फंक्शन से पहले दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको पता है क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास में एक कोई रिलेशन ही ले लेते हैं। चलो मान लो एक रिलेशन है मेरे पास में दैट a इज इक्वल्स टू b प्लस 5, ठीक है। a इज इक्वल्स टू b प्लस 5, जो मैंने आपको नल सेट कराया था तो मैंने ये रिलेशन यूज़ किया था, यस। ओके, तो a इज इक्वल्स टू b प्लस 5, तो मेरे पास में जो वो b की वैल्यूज़ हैं उनको प्लस 5 करूँगा, a आ जाएगा। तो दैट मीन्स मैं वैल्यूज़ कहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं लेट्स से वैल्यूज़ में पुट कर रहा हूँ b में, है ना। तो b में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, मेरे पास में a आ जाएगा। तो b मेरा क्या हो गया, b में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ ना, तो b हो गया अपना डोमेन और a हो गई अपनी रेंज, ठीक है। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक डिसाइड करेगी, जहाँ तक ये फंक्शन चाहेगा, ठीक है। फंक्शन कहाँ तक चाह रहा है, जहाँ फंक्शन अगर मान लो ये फंक्शन रियल नंबर में एस्टैब्लिश्ड है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अगर ये फंक्शन ये a और b दोनों रियल वैल्यू से बिलोंग करता है, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी। आप 1 2 3 4 -1 -2 -3 कितनी भी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। अगर ये रियल नंबर्स में नहीं है, किसी एक बाउंडेड है, ये अगर बाउंडेड है किसी रेंज में, जैसे मान लो आपको 1 से लेके 15 तक वैल्यूज गिवन है, तो 15 तक ही सॉल्व हो पाएगा। अगर यहाँ से आप जैसे 10 प्लस, यहाँ पे b की प्लेस पे अगर मैंने 10 रखा तो 10 प्लस 5 15, खत्म, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे आप 11 रखोगे, 11 प्लस 5 16, इस वैल्यू को ये बाउंडेड वैल्यू से आगे निकल गया, वहीं पे रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स उतनी डोमेन के लिए, उतने फंक्शन के लिए, उतनी ही वैल्यूज़ के लिए ये आंसर अपना पाएगा। चलो, तो अब अपन जो वैल्यूज़ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं ऐसे कुछ वैल्यूज़, ऐसे किसी फंक्शन को एस्टैब्लिश करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 एरे डायग्राम्स बनाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपने पास वैल्यूज है 1 2 3 4 और यहाँ पर वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके, और मेरे पास रिलेशन कुछ ऐसा है, a इज इक्वल्स टू 2y।
सॉरी x इज इक्वल्स टू 2y, जो x की वैल्यूज है वो y की डबल है, या सॉरी मैं उल्टा लिख देता हूँ तो ज़्यादा, 2x इज इक्वल्स टू y। ये है a और ये है b। जो x की वैल्यूज है वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो जो y में आंसर आएगा वो b से बिलोंग करता है, जो x में आंसर आएगा वो a से बिलोंग करता है। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, x की प्लेस पे मैंने 1 रखा, मेरे पास 1 2 3 4 सारी वैल्यूज है ना, तो पहले मैं 1 रखूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 2, 1 2 से बिलोंग करता है। मैं x की प्लेस पे 2 रखूंगा, तो 2 रखते ही मेरे पास में 2 2 ज़ा 4, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, सबको पता है, इतना तो निकाल ही सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो वैल्यूज़ अपने पास में आई है 1 2 3 4, है ना, जो वैल्यूज़ अपने पास आंसर में आई है उनको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 2 3, फिर ये 6 है और ये फिर 8 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आई है अपने पास में जो रिलेटेड है ए से। बाकी वैल्यूज़ का क्या करें, मैंने क्या बोला था, जो आंसर आ रहा है अपने पास में, जो सोल्यूशन आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो अपन जो आंसर्स आ रहे हैं उन सबको अपन रेंज बोलेंगे। को डोमेन कैसे बोलेंगे, फिर डोमेन कैसे बोलेंगे, तो डोमेन में जो वैल्यूज़ अपने पास में जो अपन ने पुट करी है, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ है सब पुट करते हैं। तो जो अपना डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 और 4, ये चारों वैल्यूज़ पुट करी ना आपने, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी, रेंज अपनी होगी 2 4 6 और 8, ये चारों आंसर्स आए, ये डोमेन, ये रेंज हो गई आपकी। को डोमेन क्या है, ये 1 से लेके 9 तक, को डोमेन अपना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से रेंज निकली है ना। ये पूरा का पूरा जो एरे है अपना, ये पूरा को डोमेन है, जिसमें से अपन ने कुछ वैल्यू सेलेक्ट करी है जो हमारी इसको फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही थी, उन वैल्यूज को हमने निकाला, तो ये क्या होगा अपना रेंज। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि को डोमेन का सबसेट ही होता है रेंज, बिल्कुल, को डोमेन की वैल्यूज सेटिस्फाई करती है ना इसको, तो कोडोमेन का सबसेट रेंज है अपना। तो कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, ये जो रेंज है अपने वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, उसमें 15 से आगे नहीं निकल पा रहा था, तो कोडोमेन डिसाइड करेगा कि रेंज कहाँ तक होगी। कोडोमेन अगर तो 9 तक ही है तो ये 9 तक ही हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 5 होता, अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 5 के लिए ये फंक्शन, सॉरी 5 के लिए ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता, मतलब ये 5 के लिए रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन में अपने पास 10 वैल्यूज है ही नहीं, और जब कोडोमेन में नहीं है तो रेंज ला ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोडोमेन डिसाइड करता है कि वैल्यूज कहाँ तक जाएगी, रेंज कहाँ तक जाएगी, और वहीं तक रेंज इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, तीनों समझ गए। चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में फंक्शन। तो उस फंक्शन के अंदर चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, उसमें भी थोड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को देनी है लिमिट की। चलो इसको नोट करो, फिर फंक्शन का अलग से एक वीडियो बनाएंगे।